जी हाँ, स्वागत है। जी हाँ, स्वागत है आप सभी का मंथन क्लासेज के इस यूट्यूब चैनल पे। मैं पीके गुप्ता आप सभी का स्वागत करता हूँ। पिछले क्लास में जो हम लोग पढ़े थे, आज उससे आगे बढ़ेंगे। पिछले क्लास में कई महत्वपूर्ण क्वेश्चन को प्रश्नों को हल करने का प्रयास किए थे। आज क्वेश्चन जो है ना आगे की तरफ बढ़ेगा। आज के क्लास का पहला क्वेश्चन होगा और आपके लिए क्वेश्चन होगा 276। ठीक है। निकट दृष्टि दोष को निम्नलिखित में से किस लेंस के द्वारा हटाया जा सकता है? यदि मनुष्य को निकट दृष्टि दोष हो चुका है तो उसको किस लेंस के द्वारा जो है ना हटाया जा सकता है? तो निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए जो है ना हम लोग अवतल लेंस के बने चश्मे का उपयोग करते हैं। अवतल लेंस के बने चश्मे का उपयोग कर जिससे निकट दृष्टि दोष को दूर किया जा सकता है। तो इसका आंसर हो जाएगा सिंपल, निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए अवतल लेंस के चश्मे का क्या करते हैं, इस्तेमाल करते हैं। समझे ना। और ये बड़ा अच्छा आसान सा आंसर हो गया, बी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है आगे, प्रकाश की किरणें गमन करती है। प्रकाश की किरणें गमन करती है। प्रकाश की किरणें किस रेखा में गमन करती है, कैसे गमन करती है, इसके बारे में देखना है। तो प्रकाश की किरणें गमन करती है हमेशा सीधी रेखा में। किस रेखा में गमन करती है? सीधी रेखा में। और प्रकाश का चाल सबसे अधिक कहाँ होता है? निर्वात में। कहाँ होता है? निर्वात में सबसे अधिक प्रकाश का चाल होता है। और निर्वात में प्रकाश का चाल होता है 3 इंटू 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। 3 इंटू 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड होता है प्रकाश का चाल। समझे ना। और उसके बाद बात है कि जब 3 इंटू 10⁸ प्रकाश का चाल ये निर्वात में मापने का काम किया था रोमर साहब ने। किसने मापा था? रोमर। और प्रकाश हमेशा किस माध्यम में गति करता है? तो सीधी रेखा में। किस रेखा में गति करता है? सीधी रेखा में। इसका आंसर हो जाएगा ए नंबर, सीधी रेखा में। कौन सी रेखा में हो जाएगा? सीधी रेखा में। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन कहता है, क्वेश्चन नंबर आज के क्लास का 278 होगा। और तीसरा क्वेश्चन यहाँ पे, निम्नलिखित में कौन सी लेंस की क्षमता का मात्रक है? तो लेंस की क्षमता, किसी भी जो है ना लेंस की फोकस दूरी के व्युत्क्रम को हम जो है ना लेंस की क्षमता कहते हैं। P बराबर 1/f। P बराबर 1/, क्या होता है? F होता है। अब एक बार गौर से देखिए, P बराबर होता है 1/f। फोकस दूरी के व्युत्क्रम को लेंस की क्या कहते हैं? क्षमता कहते हैं। यहाँ एफ होता है फोकस दूरी। एफ क्या होता है? 1/, जो है ना, यदि इसका एसआई मात्रक निकालने चलते हैं तो ये होता है मीटर, और बट्टा में हो जाएगा मीटर इन्वर्स। और मीटर इन्वर्स को ही हम लोग कहते हैं डायोप्टर। क्या बोलते हैं? डायोप्टर। समझे ना। और डायोप्टर कहने का मतलब है कि इसका आंसर हो जाएगा सी नंबर, डायोप्टर। क्या हो जाएगा? डायोप्टर। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन कहता है, किस रंग का विचलन न्यूनतम होता है? किस रंग का विचलन सबसे कम होता है? कौन से रंग है जिसका विचलन सबसे कम होता है? लाल, पीला, नीला, बैगनी। तो भाई बैजानीय पी नाला, बैजानीय पी नाला, बस ना जी। सबसे अधिक विचलन होता है बैगनी का और सबसे कम विचलन होता है लाल का। जिसका विचलन सबसे कम होता है उसका तरंगदैर्घ्य सबसे ज़्यादा होता है, और जिसका विचलन सबसे अधिक होता है उसका तरंगदैर्घ्य सबसे क्या होता है? कम होता है। तो बैगनी का सबसे अधिक होता है और लाल का सबसे क्या होता है? कम होता है। ठीक है ना। तो इसका आंसर हो जाएगा ए। कौन सा हो जाएगा? ए। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है, बैटरी में किस प्रकार की धारा प्राप्त होती है? बैटरी में किस प्रकार की धारा प्राप्त होती है? तो बैटरी में धारा प्राप्त होता है डायरेक्ट करंट। कौन करंट होता है? डायरेक्ट। डायरेक्ट करंट का मतलब है डीसी, डीसी का मतलब है दिश धारा। क्या मतलब है? दिश धारा। ये तीनों एक ही नाम है, समझे ना। इसका आंसर हो जाएगा दिश धारा। कौन हो जाएगा? दिश धारा। कौन हो जाएगा? दिश धारा। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है क्या नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि समीकरण है एक, समीकरण तो है ही नहीं, इसमें एक क्वेश्चन अधूरा है। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देखिए, ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र निम्न से कौन सा होता है? ग्लूकोज का सूत्र होता है जैसे कि C6H12O6। ग्लूकोज का रासायनिक सूत्र होता है C6H12O6, मतलब कि कार्बन 6, हाइड्रोजन 12। हाइड्रोजन कितना होता है? 12। ठीक है ना। ऑक्सीजन 6, 1:2:1 के अनुपात में होता है। सोडियम की परमाणु संख्या कितनी होती है? सोडियम की परमाणु संख्या कितनी होती है? जान लेते हैं सोडियम के बारे में कि सोडियम की परमाणु संख्या होता है 11। कितना होता है? 11। और सोडियम किसी भी तत्व में Z बराबर P बराबर क्या होता है? E। एक मतलब Z की भी 11 और P भी 11, और इलेक्ट्रॉन भी क्या होता है? 11। न्यूट्रॉन की संख्या इसमें कितनी होती है? 12। समझे ना। और द्रव्यमान संख्या कितना होता है? 11 + 12 = कितना होता है? 23। कितना होता है? 23। समझे ना। उसके अलावा है क्या कि सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है 1s2, 2s2, 2p6 और 3s2। समझे ना। 6 2 8 1 10 1 11, 3s1। बाह्यतम कक्षा में इलेक्ट्रॉन कितना हो जाएगा? 1। और भीतरी कक्षा में कितना हो जाएगा? 10। 10 से कितना हो गया? 11। समझे ना। और बाह्यतम कक्षा में जिसका इलेक्ट्रॉन हो गया, इस इलेक्ट्रॉन को कहते हैं संयोजी इलेक्ट्रॉन। क्या कहते हैं? संयोजी इलेक्ट्रॉन। समझे ना। और भीतरी कक्षा में जो इलेक्ट्रॉन होता है, इस इलेक्ट्रॉन को कहते हैं कोर इलेक्ट्रॉन। क्या कहते हैं?
कोर इलेक्ट्रॉन, समझे ना। और इसकी संयोजकता कितनी होती है सोडियम का, तो +1, कितना होता है +1। इसका आंसर हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा नॉर्मल सा 11, कितना हो जाएगा 11, ठीक है ना। आप एक बार गौर से देख लीजिए इसको, ठीक है ना। इसका आंसर कितना हो जाएगा 11। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, कहता है अमीबा में अधिकांश पोषण कैसा होता है। अमीबा में जो है ना, अमीबा कहने का मतलब एक कोशिकीय प्राणी समपोषी जीव है जो मृदु जल में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है, मृदु मीठे जल में पाया जाता है, या पानी के ऊपरी स्तर पर जितने भी जल होते हैं उस जल में क्या होता है ना, मिट्टी के ऊपर में जितने भी जल होते हैं पृथ्वी के ऊपर में, जैसे पोखरा, तालाब, समुद्र इत्यादि में ये जो है ना पाया जाता है। और उसका कहने का मतलब है कि ये शाकाहारी होता है, कि अंतर्ग्रहण करता है, कि सर्वाहारी होता है, कि स्वपोषी होता है। इसका आंसर हो जाएगा अंतर्ग्रहण, क्या हो जाएगा अंतर्ग्रहण, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है, रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ को क्या कहते हैं। रासायनिक अभिक्रिया में जो भाग लेते हैं उस पदार्थ को क्या कहते हैं। आप जल्दी इसका आंसर दीजिए। अभिकारक कहते हैं कि उत्पाद कहते हैं कि क्या कहते हैं, समझे ना, कि अभिकारक एवं उत्पाद दोनों कहते हैं। रासायनिक अभिक्रिया में जो भाग लेता है उसको क्या कहते हैं, बनता है उसको क्या कहते हैं, ठीक है। रासायनिक अभिक्रिया में जो भाग लेता है उसे हम लोग कहते हैं अभिकारक, क्या बोलते हैं उसको, अभिकारक, ठीक है ना। तो इसका आंसर हो जाएगा अभिकारक, क्या हो जाएगा इसका आंसर अभिकारक, समझे ना। तो सिंपल हो गया आंसर इसका। आगे नेक्स्ट बढ़ते हैं, टूथपेस्ट कैसा होता है। टूथपेस्ट अम्लीय होता है कि क्षारीय होता है कि उदासीन होता है। तो टूथपेस्ट क्षारीय होता है, कैसा होता है क्षारीय, ठीक है ना। इसका आंसर हो जाएगा क्षारीय, क्या हो जाएगा इसका आंसर क्षारीय। टूथपेस्ट कैसा होता है तो क्षारीय होता है, समझे ना। अगला क्वेश्चन कह रहा है, समझे ना, निम्न में से कौन सा विद्युत का सुचालक है। इनमें से कौन सा विद्युत का सुचालक होता है, इनमें से कौन है जो विद्युत का सुचालक होता है। धातु और धातु चैप्टर में पढ़ना है कि सल्फर, क्लोरीन, ग्रेफाइट और आयोडीन, इसमें ग्रेफाइट एकमात्र ऐसा जो है ना, मतलब कि यह धातु है जो विद्युत का क्या होता है सुचालक होता है, ठीक है ना। इसका आंसर हो जाएगा कौन सा, सी नंबर, कौन सा हो जाएगा इसका आंसर सी नंबर, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन आप फिर बनाइए अपने खुद से कि निम्नलिखित में कौन सा अम्ल, कौन सा ग्रुप कार्बोक्सिलिक समूह है। कार्बोक्सिलिक समूह है, कौन सा कार्बोक्सिलिक समूह है आपको बताना है, ठीक है ना। ये CHO होगा या C डबल बॉन्ड O होगा, COO होगा या COOH होगा, ये सिंगल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड कीटोन, कौन सा ग्रुप जो है ना कार्बोक्सिलिक अम्ल कहलाता है। इसका जवाब दीजिए फटाक से जल्दी, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है, ठीक है ना, इसका हो जाएगा आंसर C डबल बॉन्ड OH, C डबल बॉन्ड OH, इसको कहते हैं कार्बोक्सिलिक अम्ल, क्या बोलते हैं कार्बोक्सिलिक अम्ल, क्या बोलते हैं इसको कार्बोक्सिलिक अम्ल, समझे ना। और बाकी तो जो है ना एल्डिहाइड कहलाता है, कीटोन कहलाता है, समझे। निम्न में कौन सा लेंस का आवर्धन होता है, निम्न से कौन सा लेंस का आवर्धन होता है, किसको जो है ना लेंस का आवर्धन कहते हैं। आवर्धन का फॉर्मूला होता है, आवर्धन को सूचित करते हैं एम से, किसे करते हैं एम से, आवर्धन को सूचित करते हैं एम से। फॉर्मूला बनता है A बराबर I/O और M बराबर V/ क्या बनता है U, समझे ना। और I/O का मतलब होता है प्रतिबिंब की ऊंचाई, किसकी ऊंचाई, प्रतिबिंब की ऊंचाई, बट्टा में क्या होता है वस्तु की ऊंचाई, किसकी ऊंचाई वस्तु की ऊंचाई, समझे ना। और इसका होता है वस्तु की दूरी, प्रतिबिंब की दूरी, प्रतिबिंब की दूरी, बस समझे ना जी। और बट्टा में क्या होता है वस्तु की दूरी, समझे। ये दोनों फॉर्मूला होता है आवर्धन का। M बराबर I/ क्या होता है O और M बराबर V/ क्या होता है U। इसका आंसर हो जाएगा डी नंबर, समझे ना। M बराबर V/ क्या हो जाएगा U, क्या हो जाएगा U, समझे ना। अगला क्वेश्चन कहता है निम्न से कौन सा नेत्र का रंगीन भाग होता है। नेत्र में तो कई भाग होते हैं, समझे ना। सबसे आगे वाले भाग को कॉर्निया कहते हैं और उसके ऊपर जो है बीच में पानी भरा होता है जिसको H बोलते हैं, उसके अंदर जो पानी भरा होता है उसको BH बोलते हैं, BH बोलते हैं। बीच में जो एक लेंस होता है उस लेंस को उत्तल लेंस कहते हैं। और उत्तल लेंस जिलेटिन का बना होता है, किसका बना, जिलेटिन का। उत्तल लेंस के दोनों तरफ जो है ना मांसपेशी होती है, उस मांसपेशी को सिलेरी मांसपेशी कहते हैं, क्या कहते हैं सिलेरी मांसपेशी। एक बार आप मेरे साथ देख लीजिए, समझे ना। एक जो है ना उत्तल लेंस होता है, उत्तल लेंस के ऊपर में इस तरीका सिलेरी मांसपेशी होती है और ऐसे क्या होता है नेत्र होता है, समझे ना। और बीच में इस तरीका से जो होता है इसको हम लोग कहते हैं आइरिस या परितरिका, इसको क्या कहते हैं आइरिस या परितरिका। और बीच में जो गोलाकार रचना होता है उसको कहते हैं पुतली, इसको क्या कहते हैं पुतली। और ये जो भाग बनता है इसको कहते हैं रेटिना, क्या बोलते हैं इसको रेटिना, इसको बोलते हैं रेटिना, क्या बोलते हैं रेटिना, समझे ना। और ये जो भाग होता है इसको आइरिस या परितारिका, और आइरिस या परितारिका का रंग हमेशा क्या होता है बदलते रहता है। आइरिस या परितारिका का रंग हमेशा क्या होता है बदलते रहता है, या ये रंगीन भाग में होता है, किस भाग में होता है रंगीन भाग में परितारिका, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन कहता है वायुमंडल में प्रकाश के किस वर्ण का परिकिरण सबसे अधिक होता है। वायुमंडल में प्रकाश के किस वर्ण का परिकिरण सबसे अधिक होता है,
तो प्रकाश का प्रकीर्णन होता है वायुमंडल में नीला का, जिसके कारण जो है ना आकाश हमें नीला दिखाई पड़ता है। क्या दिखाई पड़ता है? नीला। बहुत गौर से देखिए यहाँ पे, समझे ना, कि आकाश हमें क्या दिखाई पड़ता है? नीला दिखाई पड़ता है, समझे ना। आकाश हमें दिखाई पड़ता है नीला, समझे ना। अगला क्वेश्चन है 291 के बाद देखिए, ये कहता है प्रकाश की किस घटना के कारण सूर्य हमें वास्तविक सूर्योदय से लगभग 2 मिनट पहले दिखाई पड़ता है? प्रकाश की कौन घटना होती है जिससे जो है ना सूर्य हमें क्या होता है कि वास्तविक घटना से 2 मिनट पहले या 2 घंटा पहले जो है 2 मिनट पहले दिखाई पड़ती है? इसको कहते हैं अपवर्तन। क्या बोलते हैं इसको? अपवर्तन, समझे ना। ध्यान दीजिए गौर से, समझे ना। ये 2 मिनट पहले दिखाई पड़ती है, उसको बोलते हैं अपवर्तन। क्या बोलते हैं? अपवर्तन, समझे ना। अगला क्वेश्चन कहता है कि आधुनिक आवर्त नियम के अनुसार, आधुनिक आवर्त नियम के अनुसार गुणधर्म तत्वों के गुणधर्म निम्नलिखित से किस आवर्त का फलन होता है? आधुनिक आवर्त सारणी के देने का काम किया था मोसले ने। किसने दिया था? मोसले ने। आधुनिक आवर्त सारणी दिया है मोसले ने। किसने दिया है? मोसले ने। आधुनिक आवर्त सारणी के पिता भी कहलाते हैं मोसले साहब, ठीक है ना। और आवर्त सारणी के पिता कहलाते हैं मेंडलीफ। कौन कहलाते हैं? मेंडलीफ कहलाते हैं। और आधुनिक आवर्त सारणी को देने का काम किसने किया? मोसले साहब ने। किसने दिया? मोसले ने। और आधुनिक आवर्त सारणी देने का काम किया मोसले ने, तो इसको दिया है परमाणु संख्या के आधार पर। किसके आधार पर दिया है? परमाणु संख्या के आधार पर, समझे ना। इससे पहले जितने भी थे सब द्रव्यमान संख्या के आधार पर थे। अगला क्वेश्चन कहता है आधुनिक आवर्त सारणी की क्षैतिज कतारों में निम्नलिखित क्या कहलाती है? आवर्त सारणी जितने होते हैं उसके जी इस तरह से जो कतार होती है, ऐसे जो सामने से जो कतार होती है, खारा जो होता है उसको कहते हैं वर्ग, और इस तरीका से जो होता है ना उसकी संख्या 7 होती है। कितनी होती है? 7। और उसको कहते हैं आवर्त। क्या बोलते हैं? आवर्त, ठीक है ना। तो क्षैतिज को बोलते हैं आवर्त। क्षैतिज को क्या बोलते हैं? आवर्त। क्या बोलते हैं? आवर्त। और ये खारा वाला को बोलते हैं वर्ग। क्या बोलते हैं? वर्ग, समझे ना। तो वर्गों की संख्या कितनी होती है? 18। वर्गों की संख्या कितनी होती है? 18, समझे ना। वर्गों की संख्या कितनी होती है? 18, समझे। और आवर्तों की कितनी संख्या होती है? 7। और सातों आवर्त के अपने अलग अलग दोनों तत्वों की संख्या होती है। पहले आवर्त में 2, दूसरे आवर्त में 8, तीसरे में 8, चौथे में 18, पाँचवें में 18, छठे में 32 और इसमें भी क्या होता है? 32। इस आवर्त को हम लोग जो है ना अधूरा आवर्त भी कहते हैं। क्या कहते हैं? अधूरा आवर्त भी कहते हैं, समझे ना। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ये, ठीक है। अगला क्वेश्चन कहता है लोहे के फ्राइंग पैन को जंग से बचाने के लिए निम्न में से कौन सी विधि उपयुक्त होती है? किसी भी लोहा को जो है ना जंग लगने से बचाने के लिए हम कौन सा उपाय करते हैं, इस उपाय को आपको बताना है, ठीक है ना। कि लोहे को फ्राइंग पैन को बचाने के लिए कौन से उपाय करते हैं। ध्यान दीजिएगा, ये कह रहा है क्या कि लोहे के फ्राइंग पैन को बचाने के लिए जंग से बचाने के लिए कौन सी विधि उपयोग करती है? तो पहला है ग्रीज लगाकर, दूसरा पेंट लगाकर, तीसरा जिंक की परत चढ़ाकर। इनमें से सभी किसी लोहे वाली वस्तु को आपको बचाना है जंग से और उसको जो सुरक्षित रखना है, तो इसमें आप ग्रीज लगाकर भी हो सकता है, ठीक है ना। इसमें क्या हो सकता है? ग्रीज लगाकर भी हो सकता है, पेंट लगाकर भी, इनमें परत चढ़ाकर भी, इनमें से सभी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सभी, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में किस धातु को चाकू से आसानी से काटा जा सकता है? सबसे मुलायम धातु होता है और सबसे ज्वलनशील धातु होता है, उसका नाम है सोडियम, समझे ना। समझे ना, इसका सोडियम होता है और सोडियम को जो है ना हम आसानी से चाकू से भी क्या कर सकते हैं? काट सकते हैं। सोडियम इतना ज्वलनशील होता है, ऑक्सीजन की उपस्थिति में क्या होता है? जल जाता है। इसको बचाने के लिए जो है ना क्या करते हैं? केरोसिन तेल में डुबा कर रखते हैं, समझे ना। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में कौन सा गैस चूने की पानी को दूधिया कर देता है? चूने की पानी को दूधिया करता है कार्बन डाइऑक्साइड। कौन करता है? कार्बन डाइऑक्साइड, समझे ना। इसका आंसर हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड। इसका आंसर क्या हो जाएगा? कार्बन डाइऑक्साइड। क्या हो जाएगा? कार्बन डाइऑक्साइड, समझे ना। कार्बन डाइऑक्साइड। नेक्स्ट क्वेश्चन है टार्टरिक अम्ल निम्न से किसमें पाया जाता है? टार्टरिक अम्ल से किसमें पाया जाता है? टार्टरिक अम्ल की मात्रा किसमें सबसे अधिक होती है? टार्टरिक अम्ल पाया जाता है टमाटर में कि संतरा में कि सिरका में कि इमली में? टार्टरिक अम्ल पाया जाता है इमली में। किसमें पाया जाता है? इमली में। टार्टरिक अम्ल किसमें पाया जाता है? इमली में। टमाटर में होता है ऑक्जेलिक अम्ल, संतरा में होता है सिट्रिक अम्ल और सिरका में होता है एसिटिक अम्ल। क्या होता है यहाँ पे? एसिटिक अम्ल, समझे ना। एसिटिक अम्ल, साइट्रिक अम्ल, और ये क्या होता है टमाटर में? ऑक्जेलिक अम्ल, और इमली में हो जाएगा कौन सा? टार्टरिक अम्ल। कौन सा हो जाएगा? टार्टरिक। आज की क्लास का इस चैप्टर का इस क्लास का लास्ट क्वेश्चन शायद होगा, या इसके बाद भी एक होगा, समझे ना। जिप्सम का रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो जिप्सम का रासायनिक सूत्र होता है कैल्शियम सल्फेट इंटू डेकाहाइड्रेट। कैल्शियम सल्फेट इंटू डेकाहाइड्रेट, समझे ना जी। CSO4 इंटू जो है ना क्या होता है? CSO4 इंटू क्या होता है? 10H2O। क्या होता है? 10H2O। CSO4 इंटू 10H2O, बस है जी। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन कहता है आगे की तरफ है कि जिंक तथा सल्फ्यूरिक अम्ल के बीच अभिक्रिया से निम्नलिखित में कौन सा गैस निकलती है? जिंक तथा सल्फ्यूरिक अम्ल के बीच अभिक्रिया से निम्नलिखित में कौन सी गैस निकलती है?
तो एक बार देख लेते हैं इसको बना करके, समझे ना, कि जिंक मिला, क्या मिला, जिंक और सल्फ्यूरिक अम्ल, नाम होता है H2SO4, बनेगा क्या बनेगा, तो जिंक हाइड्रोजन का हटाएगा तो बनेगा ZnSO4 और साथ में क्या मुक्त होगा, हाइड्रोजन, क्या मुक्त होगा, हाइड्रोजन, समझे ना। तो जिंक जब अभिक्रिया करता है तो ZnSO4 जिंक सल्फेट और हाइड्रोजन बनाता है और हाइड्रोजन बनेगा, ई मीन हाइड्रोजन मुक्त होगा। ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी, ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी, ठीक है ना। तो आज की क्लास यहीं पे करते हैं समाप्त। तत्काल हमको इजाज़त दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोग को, और वीडियो को थोड़ा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, समझे ना, और सब्सक्राइब भी चैनल को कर दीजिए तो और अच्छी बात है, समझे ना। और इसके बाद हम जो है ना कई क्वेश्चन लेकर के आएंगे, लगातार 1000 प्रश्नों को आपको क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे, समझे ना, जो कि अच्छे अच्छे महत्वपूर्ण प्रश्न आपके लिए साबित होंगे। तत्काल बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।